हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है द पार्लियामेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन में है या आप इवन स्कूल लेवल में भी हैं, नो मैटर इन विच क्लास और फॉर विच एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट हैज़ अ स्कोर itself in the exam, right? And इसके अलावा being a citizen of India, you should be knowing this topic, like being a good citizen of India, having all the rights, the most important fundamental right, we should be knowing that where that right is coming from. कहने का सिंपल सा मतलब है, आज वो टॉपिक है जो कि अगर आप भारत के एक अच्छे नागरिक हैं उस हिसाब से भी आपको एक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, एंड एग्ज़ाम के लिए तो है ही बहुत ज़रूरी टॉपिक। और टॉपिक का नाम है पार्लियामेंट। इतना ज़रूरी टॉपिक है ये। देखिए, पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हमारा कोई भी नियम कानून अगर पास ना किया जाए तो कभी भी वो एक्ट नहीं बन सकता, कोई भी बिल एक्ट नहीं बनाया जा सकता। तो किसी भी कानून को लागू होने के लिए या बनने के लिए उसको एक जगह से गुजरना पड़ता है, और विच इज़ पार्लियामेंट। और थोड़ा इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि पार्लियामेंट के अंडर दो हाउसेज आते हैं, विच इज़ लोकसभा जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, सेकंड इज़ राज्यसभा जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एक साथ कह रहे हैं। सिंपल साधारण ये मतलब है कि लोकसभा एंड राज्यसभा ये दोनों पार्लियामेंट के हाउसेज हैं, या दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों मिलकर ही पार्लियामेंट फॉर्म करते हैं। मतलब पार्लियामेंट कोई ऐसे कोई स्पेसिफिकली कोई चीज़ नहीं है, लोकसभा एंड राज्यसभा को जब मिलाते हैं उसी को कहा जाता है पार्लियामेंट, एंड दीज आर द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, राइट? तो समझते हैं पार्लियामेंट क्या है। देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे पार्लियामेंट का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? डेमोक्रेटिक में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे अब जैसे लोकसभा है वो उसमें प्राइम मिनिस्टर्स के इलेक्शन करवाते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर वहाँ के हेड होते हैं। राज्यसभा के अंदर डिफरेंट एमपीज़ वगैरह आते हैं, राइट? तो लोकसभा का अपना एक आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ वर्क है, राज्यसभा का कुछ अपना यूनिट ऑफ वर्क है। तो उसी हिसाब से चीज़ें बटी हुई है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और रीजनल लेवल पे या विलेज पंचायत लेवल पे। तो पार्लियामेंट उन्हीं सब डिफ्रेंसीशन को रूल करती है या एग्जीक्यूट करती है या होल्ड करती है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे पार्लियामेंट तीन तरीके के ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया ना आपको, कोई भी बिल जब एक्ट बनता है तो उसको पार्लियामेंट से गुजरना पड़ता है। तो क्या होता है लेजिस्लेटर या लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव, जो बोलना है। लेजिस्लेचर वही होता है ना जो कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव जिसको लागू कराता है, और जुडिशरी अगर आप उस कानून को नहीं मान रहे या कोई गलती करे तो सज़ा देता है। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट का होना बहुत ज़रूरी है, और पार्लियामेंट क्या है? एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है एंड इसको लॉ मेकिंग बॉडी भी कहा जाता है, या होता है, कहा क्या जाता है, कहा भी जाता है और होता भी है, क्योंकि लॉ ही तो बना रहा है पार्लियामेंट, और तो क्या ही कर रहा है, राइट? आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट 5 याद रखिएगा जब भी अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है। आर्टिकल 79 से 122 तक पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है हमारा पार्लियामेंट, जिसमें क्या दिया हुआ है, हर एक चीज़ दी हुई है पार्लियामेंट से रिलेटेड, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, ऑफिसेज या फिर प्रिविलेज, क्या क्या उनको अलाउंसेस मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन से लेके प्रिविलेज तक हर एक चीज़ जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 79 टू 122 से डील करता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में एज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम करता है, एंड आर्टिकल 79 से 122 इन पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट आते हैं और दोनों हाउसेज, कौन से? काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को कहते हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के कॉम्पोजिशन के बारे में दिया हुआ है, और आर्टिकल 81 में लोकसभा के कॉम्पोजिशन के बारे में दिया हुआ है। कॉम्पोजिशन क्या होता है कि कैसे वो दोनों हाउसेस फॉर्म होंगे और क्या क्या उसके फंक्शंस होंगे, उसके अंदर कितने मिनिस्टर्स होंगे, कौन उन मिनिस्टर्स को क्या कहा जाएगा, उनके हेड क्या होंगे, हर एक चीज़। कॉम्पोजिशन मतलब कि कैसे वो फॉर्म हो रहे हैं, राइट?
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा, लोकसभा में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनती हैं। चलिए ये तो पहले ये समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग क्या होती है इंडियन पार्लियामेंट की, फिर ये समझते हैं कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है। उससे पहले स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट की, हमारा जो भारतीय पार्लियामेंट है उसका क्या रोल है, क्या स्ट्रक्चर और क्या फंक्शन वो परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट भी आते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल, ये दोनों आते हैं, ठीक है। एंड इनको काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल को इनका हिंदी नाम जो कि राज्यसभा लोकसभा है वो 1954 में मिला था, ये बात याद रखना। और ब्रिटेन और इंडिया का सिमिलर पार्लियामेंट फंक्शन है, मतलब हमने जो, जैसे हम सबको पता है कि हम दूसरी कंट्री से इंस्पायर होकर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सूझबूझ से बनाया गया है, तो पार्लियामेंट का जो फीचर है वो हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा ना मिलके पार्लियामेंट्री सिस्टम से ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ना कि अमेरिकन सिस्टम से। तो याद रखना कि भारत का इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम इज़ मोर सिमिलर टू ब्रिटेन नॉट टू अमेरिका, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके जो काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल को हिंदी नाम 1954 में मिला था, और क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा। उसी तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अब क्यों हम कह रहे हैं कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वो ब्रिटेन की तरह है, क्योंकि अमेरिका में, अमेरिकन पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट होता है वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं होता, वेरएज इंडिया में और ब्रिटेन में होता है, तो ध्यान रखना। इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट के अंदर वो समून एंड प्रोरग्यू करता है हाउसेस को, मतलब जैसे अगर ज़रूरत पड़ती है जॉइंट सेशन भी करवाता है इन दोनों का, या फिर मीटिंग्स वगैरह अलग अलग भी सब कंडक्ट करवाता है हमारा इंडियन पार्लियामेंट। यहीं पे दोनों हाउसेस ही मिलकर पार्लियामेंट को फॉर्म करती हैं, राइट। डिसॉल्व लोकसभा ऑन कैबिनेट्स एडवाइज, जब हमें पता है ना कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है कम्प्लीटली, तो जब ज़रूरत पड़ता है, जब कैबिनेट कहते हैं कि नहीं ना वो शुड डिसॉल्व लोकसभा, तो ये डिसॉल्व पार्लियामेंट करता है, याद रखिएगा। ज़्यादा ब्रिटिश पैटर्न पे बेस्ड है इंडियन पार्लियामेंट, ना कि अमेरिकन पैटर्न पे। सो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कौन सी कंट्री से इंस्पायर है। इसके अलावा सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि आखिर कॉम्पोजिशन, मतलब लोकसभा बनते कैसे, फिर उसके बाद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज पढ़ेंगे, राइट। सो कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। टोटल सीट्स 545 अलॉट की गई है आज के टाइम पे, थी बहुत टाइम से 545 सीट्स थी, लेकिन अब 543 सीट्स हो गई है। आपको समझाते कैसे। 530 मेंबर जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट से, और 30 यूटी से, और 2 जो है वो कौन से होते हैं, हु आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, जिन 2 ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करते हैं बाय एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स को या 2 मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं। तो टोटल कितना हो जाता है, 530 + 13 543 एंड 2 545। तो टोटल कॉम्पोजिशन सीट्स कितनी दी हुई हैं लोकसभा को, 545। तो क्राइटेरिया ठीक है, क्लियर था, लेकिन अब 543 हो गया। कैसे कि 104th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये जो 2 सीट्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को दिया जाता था वो कैंसिल हो गई, अब नहीं दिया जाता, इसीलिए ये 2 खत्म हो गया। तो 543 सीट्स दी जाती है, जो कि फिर अब कहाँ से मेंबर्स इलेक्ट हो रहे हैं, 530 स्टेट से एंड 13 यूटीज़, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये याद रखना। इसके अलावा कौन से 2 सीट्स कैंसिल हुए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, जो कि 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू पार्लियामेंट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डायरेक्टली बाय पीपल, लोकसभा के अंदर हम लोग जो नॉर्मल सिटीज़न है, जितनी आबादी है इंडिया की, हु इज़ अबव या हु इज़ ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, जब 18 साल के हो जाते हैं और उससे ज़्यादा के, तो हर इंसान कहते हैं ना 1 वोट इज़ इक्वल टू 1 वैल्यू। तो उसी तरीके से डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं यहाँ के मेंबर्स लोगों द्वारा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे खुद जाके कास्ट करते हैं। एक टर्म होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब यही होता है कि जब हम 18 साल के हो गए तो उस टाइम से हमें वोट देना ज़रूरी है, एलिजिबल टू वोट, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965 बाय डायरेक्ट इलेक्शन। इसके अलावा अगर बात करें कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा के इलेक्शन के लिए कैसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी जाती हैं। स्टेट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2 तरीके से, अलॉटेड सीट, राशन बिटवीन सीट्स,
रेशियो बिटवीन सीट्स एंड पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल स्टेट्स, नॉट अप्लाई हैविंग लेस देन 6 मिलियन पीपल, कि हर स्टेट को रेशियो में सीट्स, हर स्टेट को उतनी सीट दी जाती है जितना पॉपुलेशन हो उसके रेशियो के हिसाब से, लेकिन अगर वहाँ पे 6 मिलियन से कम पॉपुलेशन है तो वहाँ पे ऐसे सीट्स अलॉट नहीं किया जाएगा। और दूसरा ये होता है कि डिवाइडेड इन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बिटवीन सीट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी, सीट्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर एससी के रिजर्वेशन की बात करें, सीट में कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन लोकसभा राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 2019 104 के तहत इसको रिजर्वेशन को 230 तक बढ़ा दिया गया है, मतलब अब 2030 तक रिजर्वेशन रहेगा। ऑल वोट्स विदाउट सेपरेट इलेक्टोरेट, सारे वोट्स, ऑल वोटर्स विदाउट सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब इसमें सारे ही वोटर्स वोट देते हैं और एससी एसटी के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड नहीं पूरी की गई है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था ना कि एससी एसटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना चाहिए, तो ये डिमांड पूरी नहीं की गई थी, तो इनके लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है, सारे वोटर्स इसमें देते हैं इक्वली। 104th अमेंडमेंट किस में, लोकसभा के इलेक्शन में सब का वोट का एक ही इंपॉर्टेंस होता है, चाहे एससी एसटी दे चाहे जनरल कैटेगरी दे, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया। 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 है क्या, सॉरी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 था। 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये क्या कहता है, ये 126 सीए बिल के थ्रू आया था। क्या है सीए बिल, देखिए सबसे पहले एंग्लो इंडियंस जो है ना, जो कि आर्टिकल 331 के तहत उनको 2 सीट्स लोकसभा के अंदर दी जाती थी, वो और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको कैंसिल कर दिया गया 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत। रिजर्वेशन एक्सटेंड, ये जो एससी एसटी का रिजर्वेशन है उसको 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और ये आर्टिकल 330 एंड 332 के तहत किया गया है लोकसभा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। सो ये ध्यान रखना ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा कैसे बनी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 245 है, ठीक है। 238 इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। इनडायरेक्टली से मतलब है कि हम लोग जैसे लोकसभा में खुद जाके वोट देते, यहाँ राज्यसभा में हम लोग मतलब सिटीजन जो है वो नहीं देते, वहाँ पे मिनिस्टर्स देते हैं, जो पहले से इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं वो जाके वोट देते हैं राज्यसभा के अंदर। और स्ट्रेंथ होती है 250, याद रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोकसभा का 545 और यहाँ पे 250, लेकिन अभी लोकसभा का 543 हो गया क्योंकि 2 कैंसिल हो गए। तो 229 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 4 यूनियन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सम टोटल कर दे तो ये 245 बन जाता है राज्यसभा का। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर द्वारा इलेक्ट किया जाता है। याद रखना, स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राज्यसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किया जाता है। मेथड क्या होता है इलेक्शन का राज्यसभा का, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के थ्रू किया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। याद रखना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड और बस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू राज्यसभा का इलेक्शन होता है इंडिया में। इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स हैं, अनलाइक यूएसए में पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स नहीं है। देखा ना यहाँ पे कि टेट लोकसभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट रही, चलो वो तो अलग केस है कि लोकसभा में कैसे हो रहा है और राज्यसभा में कैसे हो रहा है, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स बढ़ती हैं। और यूएसए में चाहे पॉपुलेशन का डिफरेंस भी हो तो भी सीट्स इक्वल होंगी। इंडिया ऐसा नहीं है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीट्स भी ज़्यादा दी जाती हैं। यूटीज़ की अगर बात करें, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए यूटीज़ में भी हम लोग वोट नहीं डाल रहे, लेकिन इनको इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर इलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे इन लोगों को कौन कर रहा है, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर द्वारा यूटीज़ वाले इलेक्ट होते हैं। याद रखना ये चीज़। मेथड यूटीज़ में भी सेम होता है जो राज्यसभा के लिए होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के ज़रिए किया जाता है। एंड नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं 12 बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस के फील्ड से किया जाता है। और अमेरिका में सीनेट है, नो नॉमिनेटेड मेंबर। और याद रखना, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर है रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, क्योंकि ये बड़े हैं पॉपुलेशन वाइज। आई होप आपको इतना क्लियर होगा, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो पार्ट्स में किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।